चैप्टर का नाम है हमारा बायोमोलिक्यूल और ये लास्ट चैप्टर है हमारा। अगर हम बात करें बायोमोलिक्यूल की, तो बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मिलने वाले सारे के सारे केमिकल्स, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, सबको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? बायोमोलिक्यूल बोला जाता है। ठीक, एक पेज बहुत है, इतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन का, बैठ जाओ, जल्दी बैठो बैठो बैठो, अरे नालायको बैठो, और थोड़ा टाइम पे आया करो भाई, टाइम पे थोड़ा आया करो। आजा सुनो, कोऑर्डिनेशन में जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन था वो मैक्सिमम थ्योरी आएगी एक पेज के अंदर, इतने ज्यादा नहीं होगी। वैसे तो एनसीईआरटी में बहुत लंबा लिखा हुआ है, बट उसको मैं आधे पेज या एक पेज में निपटा दूंगा, ठीक है। आता होता नहीं है पेपर में, पूरे 10 साल में एक क्वेश्चन शायद आया है प्रीवियस ईयर में, तो फॉर्मेलिटी के लिए उसको लिखेंगे। तो मैं कह रहा था बायोमोलिक्यूल हमारी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, और अगर हम बात करें तो इस लास्ट चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। और अगर हम बात करें इस चैप्टर में, तो वो सारे के सारे केमिकल्स की हम स्टडी करने वाले हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मिलते हैं। हाँ, उसका रोल होता है फंक्शनल रोल, यानी उस पर्सन के फंक्शंस या उस इंडिविजुअल के बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। उसकी बॉडी को कंट्रोल करने में, जैसे डीएनए है जो बॉडी को रेगुलेट करता है, उसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एनर्जी प्रोवाइड करने में काम कर रहे होंगे, तो इन सारी जगहों पर जिनका रोल होता है उन्हें हम केमिकल्स को क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। तो सिंपल शब्दों में सबसे पहली बात तो बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं? ऑल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक and inorganic substance which are essential in living organism to perform different activities। अच्छा, इसेंशियल गलत लिख दिया है, सही कर ले रहा हूं मैं। डिफरेंट एक्टिविटीज, ये इसेंशियल। तो वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जरूरी होते हैं ताकि उसकी बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म कर पाए, उन्हें बायोमोलिक्यूल कहा जाता है। अगर हम बात करें बायो मॉलिक्यूल्स की, तो हमारे पास कौन कौन से बायोमोलिक्यूल हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, हार्मोन एंड न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, यही हार्मोन एंड एंजाइम दोनों लिख दे रहा हूं, ठीक। तो ये सारे के सारे हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स हैं। इनमें से सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है ना? क्लियर है? तो हमारे पास जो पहला टॉपिक है, हेडिंग डालेंगे आप सब लोग, कार्बोहाइड्रेट क्या है?
कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या है ये? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के पास क्या होगा? हैव कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी इनके पास क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा। इनको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? यानी कार्बोहाइड्रेट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको हम लिखते हैं कैसे? CxH2O का होल Y। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो ये पुरानी डेफिनेशन है और पुराने क्राइटेरिया और डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला आता है। बट ये जनरल फॉर्मूला हर जगह पर वैलिड नहीं है। क्यों? अगर हम इस जनरल फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कहां पर? ग्लूकोज के लिए। किसके लिए अप्लाई करते हैं? ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। तो अगर आपको ग्लूकोज को लिखना है इन फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला जो हमने दिया है, तो अगर इसके फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा C6H2O का होल 6। तो लिख दिया हमने। अगर हम, अच्छा एक और बात बताऊं, अगर यहां पर x और y आप लिखना चाहो तो x कितना है? 6 है, और y भी कितना है? 6 है। सही बात है। जबकि अगर आप दूसरा लिखोगे तो मेरे पास है एक सिट्रिक एसिड। सिट्रिक करो, कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो CH3COOH इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखोगे तो कैसा आएगा? C2H2O का होल 2। तो आपको क्या पता चला कि ये फॉर्मूला एसिड पे भी वैलिड है और जो है कार्बोहाइड्रेट पे तो लग ही रहा है। लेकिन इसमें मुझे एक और केस देखने को मिला जहां ये कार्बोहाइड्रेट पे वैलिड ही नहीं था, और उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? रैमनोज। क्या नाम है? रैमनोज की अगर हम बात करें तो C6H12O5 होता है इसका फॉर्मूला। अगर हम बात करें तो यहां पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड। यानी ये फॉर्मूला यहां अप्लाई नहीं होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड नहीं है, और अगर हर जगह वैलिड नहीं है तो हम इसको मेन क्राइटेरिया कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करने की मान नहीं सकते। क्लियर है बात? तो इसलिए हमने कार्बोहाइड्रेट की एक नई डेफिनेशन बनाई। क्या बनाई? न्यू डेफिनेशन। ठीक है ना? तो न्यू डेफिनेशन हमें जो मिली वो क्या थी? कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या फिर और ऑन हाइड्रोलिसिस या फिर ऐसा, और प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑन हाइड्रोलिसिस। क्या कहने का मतलब है? मेरे पास कोई भी एक सब्सटेंस है
जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, उसके पास बहुत सारे क्या हो, OH ग्रुप हो, उसके पास एल्डिहाइड या कीटोन में से एक ग्रुप मौजूद हो, उसको हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। या फिर अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है तो आपके पास कोई एक ऐसा सब्सटेंस हो जिसको आप जब ब्रेक डाउन करो तो उससे जो यूनिट मिलने वाली है वो यूनिट के पास क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होनी चाहिए वो यूनिट, उसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स होने चाहिए और एल्डिहाइड या कीटोन में से एक ग्रुप होना चाहिए, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। तो आइदर मुझे डायरेक्टली ये मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन के बाद मिलने वाली यूनिट्स में ये कैरेक्टर्स मिल जाएं तो मैं उसको क्या बोलूंगा, एक कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानूंगा। क्लियर है बात यहां तक कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ये नई डेफिनेशन है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, हो गया ना सबका, ठीक। तो अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से जानता है, शुगर। सम कार्बोहाइड्रेट, सम कार्बोहाइड्रेट आर शुगर, यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, शुगर होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे, शुगर होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास एक है क्या, फ्रक्टोज की बात कर लें। फ्रक्टोज, अच्छा फ्रक्टोज की नहीं, सुक्रोज की बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है ना। क्या हम बात कर लेते हैं, सुक्रोज। अगर हम सुक्रोज की बात करें तो ये जो है शुगर है जो घरों में इस्तेमाल की जाती है, हाउस होल्ड शुगर, यानी घरों में यूज होने वाली शुगर है, ठीक। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो हमारे पास आता है लैक्टोज। क्या आता है, लैक्टोज। और लैक्टोज जो होता है वो क्या है, एक मिल्क शुगर है। कौन शुगर है, मिल्क शुगर है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज बच्चे क्या है, फ्रूट शुगर है। कौन सी शुगर है, फ्रूट शुगर है। क्लियर बात। जो शुगर होते हैं ना, शुगर वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होंगे, वाटर में सॉल्युबल होंगे। एंड स्वीट इन टेस्ट, एंड स्वीट इन टेस्ट, यानी इनका टेस्ट क्या होगा, स्वीट होगा। और ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे तो उन चीजों को हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को एक और नाम से जाना जाता है, इस नाम से सैकराइड। इस नाम से सैकराइड। और सैकराइड का मतलब होता है, ये ग्रीक शब्द है, डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैकरॉन, जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट। कहां से लिया गया है, एक ग्रीक शब्द सैकरॉन से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, स्वीट होता है। क्लियर बात है। तो ये बेसिक बातें हो गई एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। नोट डाउन करोगे इसको, चलते हैं आगे। तो हमारे पास अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास कई सारी क्राइटेरिया है। सबसे पहली क्राइटेरिया, बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी जो पहला क्राइटेरिया है कि जब इनको हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इनका बिहेवियर कैसा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पहली क्राइटेरिया। और इसमें अगर बात करें फर्स्ट क्राइटेरिया के हिसाब से तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट तीन तरीके के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो अगर
कोई कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है तो पहला तो क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। 3 टाइप के होते हैं हमारे पास, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। हाँ, अगर हम बात करें ओलिगो सेक्राइड, तो अगर हम बात करते हैं मोनोसेक्राइड की, तो डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, मतलब ये भैया हाइड्रोलिसिस इनका होता ही नहीं है, हाइड्रोलिसिस। और ये क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट शुगर या सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। हाँ बिल्कुल, चीनी एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सारी चीनी कार्बोहाइड्रेट नहीं होती, मतलब सारी चीनी कार्बोहाइड्रेट होती है लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट चीनी नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्लियर बात। हाँ हाँ, सुनो मेरी बात ध्यान से, महाराज उन कार्बोहाइड्रेट को शुगर बोलते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाएं और उनका टेस्ट स्वीट हो, और अदरवाइज कार्बोहाइड्रेट तो क्या है, सेलुलोज भी है, कार्बोहाइड्रेट तो स्टार्च भी है, कार्बोहाइड्रेट तो ग्लाइकोजन भी है। ग्लाइकोजन कहाँ मिलता है, जो फ्लेश वगैरह खाते हैं वहां मिलता है, वेजिटेबल्स खाते हैं वहां स्टार्च मिलता है, तो क्या सबका टेस्ट स्वीट आ रहा होता है, नहीं ना। तो वही कह रहा हूं कि सारे शुगर तो कार्बोहाइड्रेट होंगे बट ऑल शुगर्स आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, सिंपलेस्ट कार्ब्स जो होती हैं। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्या आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब क्या होते हैं आपके, मोनोसेक्राइड होते हैं। क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड किसको बोलते हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस 2,2 मोनोसेक्राइड। अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो हो गया सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है, ऑलिगोसेक्राइड है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉलीसेक्राइड की, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड, large number of monosaccharide on hydrolysis। और अगर हम पॉलीसेक्राइड की बात करें तो इसका एग्जांपल क्या है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब क्या होते हैं भाई, पॉलीसेक्राइड। क्लियर है बात, ठीक। तो अब हमारे पास इधर देखो, शांति रखोगे, सेकंड क्राइटेरिया है ऑन दी basis of reducing nature। ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, तो अगर हम बात करें नालायक को शांत रहोगे तुम लोग। कार्बोहाइड्रेट 2 तरीके के होते हैं बच्चे, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर
और दूसरा क्या होता है? हाँ हाँ नॉन, हाँ नॉन रिड्यूसिंग, क्या नाम है? नॉन रिड्यूसिंग। आप सुना है हमसे, अगर हम रिड्यूसिंग की बात करें तो कैन रिड्यूस टॉलेंस, कॉमा पहलिंग एंड बेनेडिक्ट। रिएजेंट। और दूसरा वाला भैया कैन के आगे क्या लगाना है? नॉट। एक 11th में बच्चा है, जब जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया ना, कैन के आगे नॉट लगा दिया है, तो नहीं नहीं, तो उस साइड बस नॉट लिख देता है वो। तो कंजूस। तो कैन नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, पेलिंग और बेनेडिक्ट। अगर हम बात करें, सुना जानते, तो जितने भी मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड होते हैं, अच्छा एग्जांपल की बात करूं सीधा सीधा, कौन कौन रिड्यूसिंग होते हैं? तो ऑल मोनोसेक्राइड, मोनो सेक्राइड, और एक याद रखना डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट नहीं, सुक्रोज, एक्सेप्ट सुक्रोज। अगर हम यहां बात करें तो यहां कौन आते हैं भैया? पॉलीसेक्राइड। यहां से क्वेश्चन सुक्रोज से अक्सर आ जाते हैं एमसीक्यू वगैरह में, मैंने बताया भी था। जो रिड्यूसिंग होते हैं ना, उनके पास एक और चीज होती है, अगर आप लिखना चाहो तो फ्री CHO और ये वाला ग्रुप मिलेगा आपको, फ्री मिलेगा। जबकि यहां पर, हाँ हाँ बोल सकते हो, बढ़िया है, यहां पर नो फ्री कार्बोनाइल ग्रुप। नो फ्री कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखना ध्यान से, मेरे पास बच्चे जो मोनोसेक्राइड हैं, उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक होती है एल्डोज, और दूसरे क्या होते हैं? कीटोज। एल्डोज के पास क्या होगा? हैव CHO ग्रुप, यानी इनके पास क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है ना। जबकि उनके पास क्या होगा? कीटोन होगा। हैव कीटोन। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल ग्लूकोज याद रखना, और इसका एग्जाम्पल फ्रक्टोज याद रख लेना। क्लियर है बात? अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन की एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है, तो हम उस टेबल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करोगे। हाँ तो भाई साहब, मोनोसेक्राइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन है ट्रायोज बोलेंगे, 4 कार्बन है टेट्रोज बोलेंगे, 5 कार्बन है पेंटोज बोलेंगे, 6 कार्बन हेक्सोज, और 7 है तो हेप्टोज। और एल्डिहाइड है तो एल्डो लगा देना है, और कीटोन है तो कीटो लगा देना है, बस हो गया। जल्दी से टेबल बनाओ फटाफट। हाँ हाँ
तो हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है उसका नाम है ग्लूकोज। हमें क्या क्या पढ़ना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में हमारे सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज की प्रिपरेशन की बात हम करने वाले हैं अभी। तो अगर हम बात करें इसके प्रिपरेशन की, तो भैया दो तरीके हैं हमारे पास इसको प्रिपेयर करने का। एक है फ्रॉम केन शुगर, फ्रॉम केन शुगर, केन शुगर मतलब सुक्रोज से। कहां से? सुक्रोज। और दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। तो अगर हम बात करें केन शुगर की, तो केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है ना? किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज का। आप इसको वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H+ चाहिए, थोड़ा हीट चाहिए, आप इसको ब्रेक करोगे तो ये टूट जाता है किसमें? C6H12O6 प्लस C6H12O6 में। इसमें एक क्या है? ग्लूकोज, और दूसरा आपको क्या मिलेगा? फ्रक्टोज मिलेगा। तो यानी केन शुगर की हाइड्रोलाइसिस करके हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? केन शुगर है। क्या है? केन शुगर। तो केन शुगर की हाइड्रोलाइसिस करके ग्लूकोज बनाया जा सकता है। ये पहला मेथड हमारे पास है। दूसरा हमारे पास है कि हम कैसे बनाएं? स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करके। अब शांत रहो। हाँ, मेरे पास है C6H22, C6H12O5 का होल N, और अगर हम इसका रिएक्शन NH2O से करवा दें, क्या चाहिए होता है हमें? एसिड। अब वो HCl हो सकता है, H2SO4 दोनों चलेगा। टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 393 केल्विन टेम्परेचर, और 2 से 3 atm प्रेशर चाहिए होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा? C6H12O6, और ये क्या है? ग्लूकोज। ये हमारे पास क्या था भैया? स्टार्च था। तो यानी स्टार्च से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। इससे हमको यह भी पता चलता है कि स्टार्च क्या है? एक पॉलीमर है। स्टार्च क्या है? होमोपॉलीमर ऑफ, अच्छा होमोपॉलीमर समझते हो? यानी सारे के सारे सेम होंगे। होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी स्टार्च ग्लूकोज का क्या है? होमोपॉलीमर है। इस बात से हमें पता चलता है। तो ये थी प्रिपरेशन किसके? ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाला पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है ना? आज के लिए बस यहीं तक।